अगर आप बिहार शिक्षक बहाली से रिलेटेड हैं और एससीईआरटी का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। कंटिन्यू हम प्रैक्टिस सेट एससीईआरटी और एनसीईआरटी आधारित हम करवा रहे हैं और इसी चैनल में एक प्लेलिस्ट भी बना रखा है, जिस प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो क्लास 3 से लेकर क्लास 10 तक आपको जनरल स्टडीज़ का पेपर मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है साइंस से रिलेटेड, और ये जो साइंस है ये क्लास 8 का साइंस है। किसका साइंस है? क्लास 8 का साइंस है, और ये पार्ट 2 है, साइंस का पार्ट 2 है। पिछले वाले वीडियो में हमने लगभग 110 क्वेश्चन करवाया था, ठीक है, जो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा शुरू होता है सेकंड पार्ट जो 8th क्लास का है, उसमें शुरू होता है सौर मंडल, एक लेसन है। तो सौर मंडल से रिलेटेड पहले क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। किसने कहा था कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? आर्यभट्ट, कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इस सेट की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसमें बिल्कुल बीपीएससी पैटर्न के जैसा 5 ऑप्शन के साथ करवाया जा रहा है, जो आपको बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल में काफी इजी बना देगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोपरनिकस ने कहा था कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और सूर्य जो है ये सौर हमारे जो ग्रह है इसका केंद्र है। सूर्य जो है वो हमारे सौरमंडल का क्या है? केंद्र है। ये किसने कहा था सर्वप्रथम? कोपरनिकस ने कहा था। सेकंड क्वेश्चन को देखिए। सेकंड क्वेश्चन को देखिए कि बृहस्पति और उसके उपग्रह, बृहस्पति और उसके उपग्रह, उसके उपग्रह की जगह होगा 2 उपग्रह। बृहस्पति और उसके 2 उपग्रह का खोज किसने किया था? कोपरनिकस, गैलीलियो, बराहमिहिर, आर्यभट्ट, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। गैलीलियो ने बृहस्पति और उसके 2 उपग्रह को खोजा था। बृहस्पति को क्या कहते हैं? जुपिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का घूर्णन गति किस दिशा की ओर होता है? पश्चिम से पूरब दिशा, पूरब से पश्चिम दिशा, उत्तर से दक्षिण दिशा, दक्षिण से उत्तर दिशा, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। पृथ्वी की घूर्णन गति 24 घंटे का होता है, और इस घूर्णन गति से दिन और रात परिवर्तित होते हैं। क्या परिवर्तित होते हैं? दिन और रात। इसे रोटेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। पृथ्वी एक और गति करता है, उस गति को परिक्रमण गति कहते हैं। परिक्रमण गति कहते हैं। परिक्रमण गति में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, जिसके कारण मौसम परिवर्तन, ऋतुएं परिवर्तन जो होते हैं, यह परिक्रमण गति का इसका मुख्य कारण है। परिक्रमण गति कितना दिन में कंप्लीट होता है? 365 दिन में। इसी को बोलते हैं 1 वर्ष। यानी सूर्य का पृथ्वी कितने दिनों में चक्कर लगा देता है? 365 दिन में, ठीक है। ऐसे 365.25 डेज में ये क्या करता है? चक्कर लगा देता है। तो पृथ्वी का घूर्णन गति जो होता है, जो 24 घंटे की होती है, यह किस दिशा की ओर होती है? पश्चिम से क्लॉकवाइज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके साथ ही आपका 6, 7 और 8 का साइंस का पूरा सेट कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद हम 9th का साइंस करवा देंगे। आप कंटिन्यू बने रहें, क्योंकि हम अपने जो बिहार शिक्षक बहाली से रिलेटेड जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उनके लिए बिल्कुल हम प्रयासरत हैं कि उनका रिजल्ट किसी भी हाल में नहीं रुकना चाहिए। जनरल स्टडीज उनका फाइनली एकदम कंप्लीट होना चाहिए। इनमें से कौन सत्य घटना है? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश है। चंद्रमा पृथ्वी को प्रकाशित करता है। पृथ्वी भी सूर्य के प्रकाश चंद्रमा पर परावर्तित नहीं करता है। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी क्या है? ग्रह है। पृथ्वी क्या है? ग्रह है। और पृथ्वी ग्रह का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। और इसे कहते हैं प्राकृतिक उपग्रह। कौन सा उपग्रह? प्राकृतिक उपग्रह। सैटेलाइट बोलते हैं, ये नेचुरल सैटेलाइट हो गया। क्या चंद्रमा के पास अपना प्रकाश है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। चंद्रमा पृथ्वी को प्रकाशित करता है। पृथ्वी भी सूर्य के प्रकाश चंद्रमा पर परावर्तित नहीं करता है। सत्य घटना में ये नहीं आएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि न तो पृथ्वी के पास कोई अपना प्रकाश है, और न ही चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश है। ये बिल्कुल क्या होता है? लाइट का रिफ्लेक्शन के कारण ही चंद्रमा का रात में हमें प्रकाश दिखाई देता है। नेक्स्ट चलिए, इसका नेक्स्ट देखिए कि चंद्रमा पर पहली बार कदम रखने वाला दूसरा यात्री कौन था? कौन सा यात्री? दूसरा यात्री। बीपीएससी पूछा था एक बार, पहला यात्री। यहां पे इसलिए हम दूसरा यात्री दिए हैं कि इससे दोनों यात्री क्लियर हो जाएंगे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, राकेश सिंह, एडविन एल्ड्रिन, विछेंद्री पाल, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ध्यान रखिए यहां पे कि चंद्रमा पर जो पैर रखने वाला प्रथम यात्री था वह कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ ही दूसरा एक और यात्री जिसका नाम था एडविन एल्ड्रिन। लेकिन जो पहला स्टेप, जो पहला कदम जो रखा गया था, वह नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा रखा गया था। और उसके बाद एडविन एल्ड्रिन दूसरे, उसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग के चंद्रमा के सतह के उतरने के बाद एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रमा के सतह पर पैर रखा था। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कि चंद्रमा पर सबसे पहला कदम किस वर्ष रखा गया था? किस वर्ष रखा गया था?
21 जुलाई 1968, 21 जुलाई 1969, 21 जुलाई 1970, 21 जुलाई 1971, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। सर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 जुलाई 1969 को 1969 को चंद्रमा पर पहला कदम रखा गया था। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सूर्य से पृथ्वी लगभग कितना किलोमीटर दूर है। सूर्य से पृथ्वी लगभग कितना किलोमीटर दूर है? 15 लाख किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर, 18 लाख किलोमीटर, 18 करोड़ किलोमीटर। इसका सही आंसर होगा सूर्य से पृथ्वी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब ये देखिए, ये हमारा सन हो गया। सन के जो सबसे निकट में है वह है मरकरी यानी बुध। बुध के बाद जो प्लेनेट है वह है वेनस यानी शुक्र, और यहां है हमारा अर्थ यानी पृथ्वी, और ये जो 4th पोजीशन पे है ये है मार्स यानी मंगल। यहां से यहां तक जो पृथ्वी की दूरी है वह है 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। और मंगल के बाद क्षुद्र ग्रह का एक बेल्ट है, और इसके बाद है जुपिटर, जुपिटर के बाद है सेटर्न शनि, उसके बाद है यूरेनस, और उसके बाद है नेपच्यून। ये सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का संख्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कितना? 15 करोड़ किलोमीटर। 8 नंबर, प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति मिनट, 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, 3 लाख किलोमीटर प्रति दिन, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। 3 लाख तो याद रखने वाली बात है, लेकिन फर्स्ट यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ होता है? सेकंड, मिनट और घंटा और प्रति घंटा में। प्रकाश का जो चाल होता है वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। किसमें किसमें होता है? प्रति सेकंड। इसको याद रखने के लिए एक बात ध्यान रखिएगा कि जो टाइम का जो यूनिट होता है, टाइम का जो इकाई होता है वह क्या होता है? सेकंड होता है। तो इसलिए जो भी टाइम से रिलेटेड दूरी निकालने के लिए तो हमें समय चाहिए, तो जो भी समय का जो मापक होगा वह क्या होगा? सेकंड होगा। कभी भी मिनट या घंटा पे आप टिक नहीं कीजिएगा। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कीजिए, क्या विचार करने वाली बात है? सप्तऋषि तारों का समूह है, गर्मी के दिनों में रात की पहली पहर में दिखाई देता है। ओरायन में 8 तारों का समूह है, शर्मिष्ठा में 5 तारों का समूह है, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। सप्तऋषि 7 तारों का समूह है, 7 तारों का समूह है, सही है। गर्मी के दिनों में रात की पहली पहर यानी जब जैसे ही शाम के बाद रात की शुरुआत होती है तो सप्तऋषि आसमान में दिखाई देना शुरू हो जाता है। ओरायन जो है यह भी सप्तऋषि के जैसा ही तारों का समूह है, लेकिन ओरायन में कितने तारे हैं? 8 तारे हैं। शर्मिष्ठा में कितने तारे हैं? ये भी तारों का समूह है, 5 तारों का समूह है। कितने तारों का समूह है? 5 तारों का समूह है शर्मिष्ठा। ये आपका 5 तारों का समूह हो गया, ये हो गया आपका शर्मिष्ठा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि सभी इसके ऑप्शन जो है वह क्या हो गए? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओरायन 8, शर्मिष्ठा 5, सप्तऋषि 7। शर्मिष्ठा तारा का आकार कैसा होता है? बी आकार, सी आकार, डब्ल्यू आकार, जेड आकार। अभी हमने शर्मिष्ठा तारा का जो शेप बनाया था वह शेप था किस आकार का? डब्ल्यू आकार का। किस आकार का? डब्ल्यू आकार का। तो शर्मिष्ठा तारों का जो समूह होता है आकार का, शर्मिष्ठा तारों का जो आकार होता है वह किस आकार का होता है? डब्ल्यू आकार का। आप प्रैक्टिस सेट करते रहिए, इसका PDF अवेलेबल हो जाएगा, आज हम इसको लिंक करेंगे, इसको आप देखते रहिए और साथ ही आप इसको वॉच कीजिए और प्लेलिस्ट को बिल्कुल मिस नहीं कीजिए। आपका रिजल्ट एकदम होगा, न का तो सवाल ही नहीं है। सर्दी के महीनों में अभी हमने किया था, गर्मी के महीनों में सप्तऋषि रात्रि की पहली पहर में, लेकिन सर्दी के महीनों में सप्तऋषि तारा कब दिखाई देता है? रात के पहले पहर में, रात के दूसरे पहर में, सूर्योदय से पहले, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। गर्मी में रात्रि के पहले पहर में, लेकिन जब शरद ऋतु आ जाता है, विंटर आ जाता है, तब यह दिखाई देता है सूर्योदय से पहले, यानी जिसे हम लोग कहते हैं भोर में, जिसे हम लोग कहते हैं भोर में। ठीक है, जो सुबह से पहले की जो बेला होती है उस समय सप्तऋषि सर्दी के मौसम में दिखाई देता है। सप्तऋषि मंडल का आकार कैसा दिखाई देता है? आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, इनमें से कोई नहीं। यह जो 7 तारों का समूह है इसका आकार आयताकार होता है, वर्गाकार होता है, अर्धवृत्ताकार होता है, तो इसका आकार आयताकार होता है। कैसा होता है सप्तऋषि मंडल के तारों का समूह? आयताकार। आप ये जरूर बताइएगा कमेंट में कि यह आपके लिए कंटेंट कितना यूजफुल है। और अब हमने बहुत इसमें पेज वगैरह अरेंज कर दिया है, कोशिश किया है कि पेज अरेंज इसका हो जाए। 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है? ध्रुव तारा जिसे हम लोग कहते हैं पोलर स्टार, ध्रुव तारा। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो पहले ये जो ध्रुव तारा होता था ये दिशा सूचक तारा इसको कहते थे। दिशा सूचक यानी ये बताता था, जब
दिशा का ज्ञान यानी जो डायरेक्शन जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण होता था, तो जब रात्रि के समय ज्ञान करना होता था तो ये ध्रुव तारा को देखकर ही दिशा का पता किया जाता था। और खास करके जो नाविक होते थे, जो समुद्र में नाव को चलाते रहते थे, उनको जो ज्ञान होता था उत्तर का, वह क्या होता था? ध्रुव तारा से ही ज्ञान होता था, जो सप्तऋषि के बगल में होता था उत्तर दिशा में। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखिए क्वेश्चन को आगे करते हैं। आकाश गंगा किसे कहते हैं? आकाश गंगा यह ग्रहों का समूह है, प्रकाश की बहती हुई नदी है, हमारा आकाश गंगा है, इसे मिल्की वे कहते हैं। आकाश गंगा के विषय में ये सभी जो बातें हैं, इसमें ग्रहों का समूह शामिल है। इसे प्राचीन समय में प्रकाश की बहती हुई नदी कहते थे, क्योंकि जब आप आसमान की ओर देखते हैं रात में और जो तारों की जो एक बहुत लाइट जो दिखाई देती है, वही हमारा क्या है? आकाश गंगा है। इसे क्या कहते हैं? हमारा आकाश गंगा कहते हैं। और हमारे ब्रह्मांड में ऐसे बहुत सारे गैलेक्सी आकाश गंगा हैं, इसे मिल्की वे भी कहते हैं। इस कारण से इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। सौर मंडल का इनमें से कौन सा भाग है? सौर मंडल का कौन सा भाग है? ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का। बताइए, सौर मंडल में सूर्य के साथ साथ ग्रहों का तो समूह है ही, ग्रहों के उपग्रह भी सौर मंडल का भाग हैं। और सूर्य से लेकर हमारे अंतिम ग्रह नेपच्यून तक जितने सारे पार्ट्स आते हैं, जितने सारे जो भी आएंगे, वह सभी हमारे क्या हो जाएंगे? सौर मंडल का भाग हो जाएंगे। ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्का, ये सभी क्या है? हमारे सौर मंडल का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। सूर्य से दूरी के स्थान पर 5वें स्थान पर कौन सा ग्रह है? सूर्य से दूरी के स्थान पर 5वें पोजीशन पर कौन सा ग्रह है? मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक हमने करवा चुका है। बृहस्पति है। तीसरे स्थान पे पृथ्वी है दूरी में, चौथे पे मंगल है, उसके बाद क्षुद्र ग्रह का बेल्ट है और उसके बाद बृहस्पति है। ठीक है। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब बाहर किया गया? प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब बाहर किया गया? इसे यम कहते थे। कौन सा ग्रह? हिंदी में इसे क्या बोलते थे? यम। 2004, 2005, 2006, 2007, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। सी इज राइट आंसर। 2006 में प्लूटो को ग्रह से बाहर कर दिया गया। 18 नंबर। ग्रह के विषय में इनमें से क्या सही नहीं है? ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ग्रह के चक्कर लगाने वाले उपग्रह हैं, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह है। ठीक है। ग्रहों के पास अपना उष्मा और प्रकाश होता है, अपना उष्मा और प्रकाश होता है, यही गलत है। ग्रहों के पास ना तो कोई अपना उष्मा है, ना कोई इसका प्रकाश है। ये सूर्य के प्रकाश और अन्य तारों के प्रकाश से ये प्रकाशित होता है। सभी ग्रह जो है वो किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का। और उपग्रह किसका चक्कर लगाते हैं? ग्रह का। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ से कहाँ तक मिलता है, तो मंगल यानी मार्स और जुपिटर के बीच में। ये याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पीपीएससी 1-2 बार सिविल सर्विस वाले में पूछा भी है। तो यहाँ जो छोटे छोटे जो यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये सभी क्या है? क्षुद्र ग्रह है। ये क्षुद्र ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं? मंगल का, जुपिटर का नहीं। ये मंगल और जुपिटर का चक्कर नहीं लगाते हैं, ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। क्षुद्र ग्रह भी किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। 19 नंबर। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। सौर मंडल में जो सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है वह कौन है? बुध यानी मरकरी। सबसे चमकीला प्रकाश तो बुध के पास होना चाहिए, लेकिन है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल नहीं है। और जब वायुमंडल रहेगा ही नहीं तो प्रकाश का रिफ्लेक्शन, परावर्तन कैसे होगा? उसका अवशोषण ही करने वाला नहीं रहेगा तो रिफ्लेक्ट कैसे होगा? पृथ्वी से जो प्रकाश परावर्तित होते हैं वो बर्फ के टुकड़ों से परावर्तित होते हैं, धरती के सतह से परावर्तित होते हैं। अलग अलग ऑब्जेक्ट पे प्रकाश आते हैं और वो कुछ अवशोषित होते हैं और कुछ परावर्तित हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। अब बुध के पास, मरकरी के पास अपना वायुमंडल है ही नहीं, तो ये जब अवशोषण ही नहीं करेगा तो प्रकाशित कहाँ से करेगा? तो उसके बाद शुक्र का पोजीशन आता है और शुक्र के पास वायुमंडल है और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस है शुक्र के पास वह कार्बन डाइऑक्साइड है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण इस शुक्र ग्रह को प्रेशर कुकर गैस का प्रेशर कुकर प्लेनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेशर कुकर प्लेनेट कहते हैं। क्यों कहते हैं प्रेशर? क्योंकि जो खाना बनाते हैं प्रेशर कुकर में उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। तो वेनस सबसे चमकीला ग्रह है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। चलिए आगे देखिए। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुध। ठीक है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। चलिए 21 नंबर देखिए। पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस कारण से नीली हरी दिखाई देती है? पृथ्वी पर पेड़ों की उपलब्धता है, पृथ्वी पर पृष्ठ जल प्रकाश को परावर्तित होना है, पृथ्वी पर घास का मैदान है, हरा रंग की दृश्यता अत्यधिक होती है। बताइए कि जब अंतरिक्ष से देखते हैं तो क्या कहते हैं? नीली और हरी दिखाई देता है। पृथ्वी पर जो पृष्ठ जल है, पृष्ठ जल का जो है वो प्रकाश को क्या करता है? परावर्तित करता है, जिसके कारण से
क्या दिखाई देता है? पृथ्वी नीली हरी दिखाई देता है। नॉट घास का मैदान, नॉट पर्यावरण सबसे जो रिलेटेड है, जो प्रकाश को जितना जिस जगह से ज़्यादा होगा वही उसका कलर रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई देगा। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर, पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय तल से कितना डिग्री झुका हुआ है? देखिए दो पृथ्वी घूर्णन गति जो करती है वह 23.5 डिग्री अक्षीय झुकाव पर करती है। कितने डिग्री पे? 23.5 डिग्री पे। 66.5 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 66.5 डिग्री पर। यानी सूर्य के सामने ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा परिक्रमण करने में? 66.5 डिग्री का। ये इसका हो गया कक्षीय झुकाव। डी इज राइट आंसर। चलिए आगे 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से कौन से ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? बृहस्पति, शनि, शुक्र, मंगल, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। लाल ग्रह कहते हैं मंगल को। मंगल पे लाल इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ पे रेड ऑक्साइड की मात्रा काफी मिलता है। ठीक है, रेड ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड कह सकते हैं उसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा ग्रह सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है? कर चुके हैं बृहस्पति। चलिए 25 नंबर, सबसे कम सघन वाला ग्रह कौन है? शनि, बृहस्पति, मंगल, यूरेनस, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। घनत्व है यहाँ पे, घनत्व है डेंस वाला। शनि, बृहस्पति, मंगल, यूरेनस, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। सबसे जो कम डेंसिटी है वह शनि का है। किसका? सेटर्न का, शनि का। घनत्व यानी शनि का लेयर इतना पतला है कि पानी से भी पतला है। पानी को अगर आप ऐसे 2 अंगुली से फिंगर से पकड़िएगा तो हल्का उसमें आपको एक फीलिंग होगा कि हम पानी को कुछ यहाँ पे मेरा अंगुली या फिंगर मेरा भींगा है। लेकिन शनि का लेयर इतना पतला है कि आप उसको टच भी करेंगे तो एक कल्पना में मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप उसको टच भी किया जाए तो ये फीलिंग नहीं होगा कि हम लेयर को पकड़ रहे हैं। तो सबसे जो कम घनत्व वाला जो है वह कौन है? शनि है, सेटर्न है। एक बात को ध्यान रखिएगा कि 4 जो ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सभी ग्रह को पार्थिव ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह। और पार्थिव ग्रह बने होते हैं ठोस का। किसका? ठोस का। कौन कौन? मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। इसके बाद क्षुद्र ग्रह का बेल्ट हो गया और उसके बाद जो ग्रह बना हुआ है ये सभी जो 4 बने हैं, चाहे वो आपका बृहस्पति हो, सेटर्न हो, नेपच्यून हो, यूरेनस हो या नेपच्यून हो, ये सभी को हम लोग कहते हैं बाह्य ग्रह या गैसीय ग्रह। ठीक है, ये गैसीय। अगर आप गैस सिलेंडर वाले गैस को अगर कहा जाए कि इसके घनत्व को पता कीजिए तो उस गैस को आप टच कर सकते हैं, आपको घनत्व पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि उसका घनत्व बहुत कम होता है। तो गैसीय ग्रह जिसका अस्तित्व ही है तो उसका घनत्व तो बिल्कुल पतला रहेगा। ठीक है, इसे बाह्य ग्रह और उसे आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। ये गैस का बना होता है, इसीलिए इसका घनत्व पतला होता है। नेक्स्ट चलिए, पीला ग्रह के नाम से किसे जानते हैं? बृहस्पति, शनि, मंगल, बुध, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। बी इज राइट आंसर। शनि को जानते हैं पीला ग्रह के नाम से, बृहस्पति नहीं, क्योंकि बृहस्पति के दिन ऐसे पीला कपड़ा का एक महत्व होता है। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? शनि होगा। आंतरिक ग्रहों की कितनी संख्या है? 3, 4, 5, 6 अभी हम लोग कर चुके हैं। आंतरिक ग्रहों की संख्या 4 है और 4 बाह्य ग्रह है। धूमकेतु सूर्य के किस पथ पर चक्कर लगाते हैं? दीर्घ पथ पर, वलयाकार पथ पर, दीर्घ पथ पर, वलयाकार पथ पर, लंबवत पथ पर, आयताकार पथ पर, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। धूमकेतु सूर्य का चक्कर लगाते हैं वलयाकार पथ पर। कौन से पथ पर? वलयाकार पथ पर। ये जो आप देख रहे हैं ये वलयाकार पथ हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। धूमकेतु के पूंछ के विषय में क्या सही है? धूमकेतु के पूंछ के विषय में क्या सही है? सूर्य के समीप आने पर धूमकेतु के पूंछ के आकार जो है वह बढ़ जाता है। पूंछ का आकार जो है वो क्या रहता है? बढ़ जाता है। ठीक है, धूमकेतु का सिर चमकीला और पूंछ लंबी हो जाती है। धूमकेतु का पूंछ हमेशा सूर्य के समीप होता है और 76 वर्ष के अंतराल पर धूमकेतु एक बार देखा जाता है। इसके सभी आंसर सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। ध्यान रखिएगा धूमकेतु से रिलेटेड यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन को आप 31 नंबर कि अब देखिए यहाँ आपका कंप्लीट हो चुका है प्लेनेट वाला पार्ट। अब यहाँ से जो पार्ट आपका शुरू हो रहा है वह बायोलॉजी वाला पार्ट शुरू हो रहा है। बायोलॉजी है क्लास 8th का। ठीक है, तो आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा। जब कोई मनुष्य रक्तदान करता है तो वह क्या करता है? रक्तदान करता है, कोशिका दान करता है, कॉर्निया दान करता है, होमोग्लोबिन दान करता है, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इस क्वेश्चन को देने के पीछे ये कारण था कि रक्तदान में तो हम लोग जानते हैं कि चलो ब्लड दे रहे हैं, ठीक है, होमोग्लोबिन भी दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावे भी कुछ देते हैं, कोशिका। क्या देते हैं? कोशिका। तो रक्तदान करते हैं, कोशिका दान करते हैं और होमोग्लोबिन करते हैं। इस कारण से इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। ध्यान रखिएगा कोशिका दान रिलेटेड ही टॉपिक ब्लड के साथ हम लोग सेल को भी देते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में लगभग 6 अरब के आसपास में कोशिका है। ठीक है, तो आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन। 1 माइक्रोमीटर इक्वल कितना होता है? देख लेते हैं, इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। ऐसे दिए हुए है भी, ऐसे 10-6 नहीं है, ये 10⁻⁻6 है। तो 1 माइक्रोमीटर यही इसका सही आंसर भी हो जाएगा, 10⁻⁻6 होगा। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी तंत्रिका क्या है? लाल रक्तकण से आरबीसी कहते हैं। रेड। सबसे बड़ा कोशिका कौन होगा? तंत्रिका कोशिका। मानव का सबसे बड़ा तंत्रिका है तंत्रिका कोशिका। ठीक है,
क्लोरोप्लास्ट क्या है? हरित लवक है, लाल लवक है, पीला लवक है, नीला लवक है, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ए इज राइट आंसर, ये हरित लवक है। आज का पीडीएफ हम इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और डिस्क्रिप्शन में इससे पहले वाला जो साइंस हमने जो करवाया है इसका फर्स्ट पार्ट वो अभी रहेगा, तो दोनों को आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलेगा? जहाँ पे आप यूट्यूब चैनल खोलते हैं और कश्यप कॉम्पिटिटिव लिखा हुआ रहता है, जैसे ही आप मोर वाला जब क्लिक करेंगे तो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो हम आज कोशिश करते हैं, क्योंकि समय का अभाव के कारण हम पीडीएफ नहीं लोड कर पा रहे, पीडीएफ सब चीज़ का बना हुआ है। तो क्योंकि सबसे पहले मेरा टारगेट है कि 10th तक साइंस कंप्लीट करवाएं और एक ही बार पीडीएफ दे दनादन अपलोड कर दें और आप लोग पीडीएफ भी बनाते रहिए। सबसे पहला मेरा जो टारगेट कंप्लीट करना है कि 10th तक किया जाए। पौधे की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को किस प्रकार से सहयोग से संपादित करता है? क्लोरोफिल, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक से, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक से। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो सहयोग से संपादित होता है वह क्लोरोफिल के सहयोग से संपादित होता है। और क्लोरोप्लास्ट क्या है? हरित लवक है। क्या है? हरित लवक है। ध्यान रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। मनुष्य के गुणसूत्र की संख्या, क्रोमोसोम बोलते हैं इसे, क्रोमोसोम बोलते हैं 44, 46, 48, 50। बताइए, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या है 46। कितना है? 46। ये पेयर में होता है, 23 पेयर मेल में और 23 पेयर जो होता है वह फीमेल में, यानी 23 मेल में और 23 फीमेल में। ठीक है, फीमेल में जो रहेगा वो सब रहेगा XX, मेल में रहेगा 23वां पेयर में X और Y, यानी एक केवल चेंज होता है Y। ठीक है, आगे चलिए देखिए, पुरुष का 23वां गुणसूत्र क्या है? आएगा क्वेश्चन। पुरुष का 23वां गुणसूत्र क्या है? XY, XY, YY। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, XY। ठीक है, 23वां गुणसूत्र क्या है? XY। और महिला का 23वां गुणसूत्र क्या होगा? 23, 23। गर्भ में लिंग निर्धारण में कौन सा गुणसूत्र कारक होता है? 21वां गुणसूत्र, 22वां गुणसूत्र, 23वां गुणसूत्र, 24वां गुणसूत्र। तो लिंग निर्धारण में 23वां गुणसूत्र महत्वपूर्ण होता है। एक्स मेल का जो 23वां गुणसूत्र है X और Y, और इधर फीमेल का, तो मेल का X और Y और फीमेल का XY। तो अगर X और X अगर मैच करता है तो फीमेल, यानी ये बेटी, डाउटर। और Y और X अगर मैच करता है तो Y मेल का, Y गुणसूत्र मेल का और X फीमेल का, तब यहाँ पे होगा बेटा। तो लिंग निर्धारण करने में किसका अहम योगदान हुआ? मेल का या फीमेल का? तो मेल का। किसका? मेल का। ध्यान रखिएगा। आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर के बाहर, मादा के शरीर के अंदर, नर के शरीर के अंदर। नर यानी मेल, मादा यानी फीमेल। तो यहाँ होता है मादा के शरीर के अंदर आंतरिक निषेचन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 40 नंबर। निषेचित जो प्रक्रिया है वह शुक्राणु स्पर्म है, जायगोट है, युग्मनज है, गर्भ है या नवजात है। तो देखिएगा, निषेचन की प्रक्रिया को युग्मनज कहते हैं, जायगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? ये वही प्रक्रिया है, युग्मनज का प्रक्रिया है। ठीक है, युग्मनज है। नेक्स्ट चलिए, इनमें से कौन सा धातु अपने मौलिक अवस्था में प्राप्त होता है? इनमें से कौन सा धातु अपने मौलिक अवस्था में प्राप्त होता है? सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसमें इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। सोना, चांदी और तांबा ये अपने मौलिक अवस्था में, यानी जैसा ये रहेंगे उसी प्रकार ये प्राप्त होते हैं। इसमें इसका कोई भौतिक या रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। तो मौलिक अवस्था में प्राप्त होने वाले धातु हैं सोना, चांदी और तांबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। 42 नंबर। इनमें सबसे पुराना धातु कौन है? सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ए इज राइट आंसर। सोना जो है वह सबसे पुराना धातु है। नेक्स्ट, तांबा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। तांबा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करता है। और अभिक्रिया जब ये करता है ऑक्सीजन के साथ, ध्यान रखिएगा, दो चीजों से यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकता है, ऑक्सीजन से और CO2 से। तो रिएक्ट करेगा तो हरा रंग में आ जाता है। तो ये प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? कार्बोनेट, सल्फाइड, नाइट्रेट, ऑक्साइड। तो ये बनता है ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, यानी एक से अधिक। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। चांदी, कॉपर, लेड, पारा। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है चांदी। क्या है? सिल्वर, चांदी। क्या है? सिल्वर, चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 45 नंबर, कि विद्युत तार पर रबर जैसी एक कवर होती है। बिल्कुल, आप घर का जब वायरिंग का वायर खरीदने जाते होंगे तो उस पर आप देखते होंगे कि पीला कलर का या रेड कलर का या ब्लैक कलर का जो वायर पे कवर रहता है, वह कवर किस चीज का बना होता है? टेफ्लॉन का, रेयॉन का, पॉलीविनिल क्लोराइड का, पेट का। PET, पेट है ये पॉलिएस्टर होता है पेट। तो ये किस चीज का बना है? पॉलीविनिल क्लोराइड का। यानी जो तार के ऊपर जो लेयर रहता है वो किसका रहता है? पॉलीविनिल का। नेक्स्ट देखिए, सोने की शुद्धता कितने कैरेट में मापा जाता है? 22 कैरेट, 18 कैरेट, 24 कैरेट, 16 कैरेट। शुद्ध सोना की जो शुद्धता होती है वह 24 कैरेट में होती है। और आप बताइए कि कैसा आपके लिए ये क्वेश्चन है, कितना यूजफुल कंटेंट यहाँ पे हम करवा रहे हैं 5 ऑप्शन के साथ। और इसके बाद अब केवल बचेगा 9th और 10th, और उसके बाद हम इन कर जाएंगे 11th और 12th में।
तो पीडीएफ बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है, क्वेश्चन भी ज़्यादा हो रहे हैं। पहले जो हम बोर्ड पे करवाते थे तो उसमें 40 क्वेश्चन मैक्सिमम हो पाते थे पूरे दिन में, अब एक ही बार 100 क्वेश्चन हो रहा है। तो आप शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरे वीडियो को, थोड़ा शेयर करना बिल्कुल नहीं छोड़िए, क्योंकि आप अगर शेयर करेंगे तो आपको रिजल्ट तो होगा ही होगा, थोड़ा हमें भी प्रमोट होने में हेल्प मिलेगा। तो आपके रिजल्ट के लिए तो बिल्कुल हम प्रयासरत हैं, इसमें नो डाउट है, क्योंकि हम सारा सिलेबस कवर करवाएंगे और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप प्रैक्टिस करते रहिए, सब याद हो जाएगा, सब ध्यान में रहेगा, क्योंकि आपकी पहले से भी तो तैयारी है, केवल एक रिवीजन करते रहना है, क्योंकि आपने पहले से तैयारी कर रखा है। 24 कैरेट सोना 18 कैरेट सोना में बदलने के लिए किसका मिश्रण किया जाता है? ठीक है, 18 भाग सोना 6 भाग तांबा, 18 भाग सोना 6 भाग चांदी, 18 भाग सोना 6 भाग एल्युमिनियम, 18 भाग सोना 6 भाग जस्ता। जाते हैं गोल्ड खरीदने तो पूछते हैं ना कि 18 कैरेट का है कि 22 कैरेट का है, 24 कैरेट का तो पहनिएगा ही नहीं, तो कहता है कि 18 कैरेट का है या 22 कैरेट का है, मान के चलिए कि 22 कैरेट का ही है, तो 22 कैरेट में 22 भाग सोना और 18 भाग तो सोना रहेगा, ये तो कन्फर्म है। लेकिन उसमें और क्या रहता है? तांबा, चांदी, एल्युमिनियम, जस्ता। इसका ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर होगा, एक से अधिक। 24 कैरेट 18 भाग सोना और 6 भाग तांबा, 18 भाग सोना और 6 भाग तांबा। 22 कैरेट में 22 भाग सोना और 2 भाग तांबा और 2 भाग चांदी। अब इसी में क्या करता है लोग कि चांदी मिक्सअप करता है और कुछ तांबा ज़्यादा मिक्सअप लोग कर देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? 18 भाग सोना में 6 भाग तांबा और 6 भाग चांदी, जो भी मिक्सअप कर दे, यही इसका रेशियो है। इनमें से कौन द्रव अवस्था में प्राप्त होता है? बहुत ब्लंडर क्वेश्चन है ये। कौन द्रव अवस्था में प्राप्त होता है? कार्बन, गंधक, फॉस्फोरस, ब्रोमीन, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। यही पे आंसर है BCD में। चलिए, कौन से अवस्था में है? द्रव अवस्था में, लिक्विड अवस्था में। और फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि अगर आप प्लेलिस्ट कर रहे हैं और पीडीएफ का आप एकदम न चिंता कीजिए, पीडीएफ आपका हर हाल में अवेलेबल हम करवा देंगे, केवल 10th तक हो जाने दीजिए, तो सारा हम प्रीवियस आपको फिर से हम रिपीट करवा देंगे। टोटल 11th और 12th तो करवाएंगे। करंट अफेयर बिहार आप एकदम निश्चिंत रहिए, बहुत ज़्यादा एक ही दिन बड़े ले लेने से थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। 1 घंटा से 1.5 घंटा का मेरा प्रैक्टिस सेट काफ़ी होगा आपके प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पे जो द्रव अवस्था में होता है वह ब्रोमीन होता है। क्या होता है? ब्रोमीन होता है। BR से इसे इंडिकेट करते हैं। इनमें से कौन सा धातु के बाद तन्यता नहीं होता? अच्छा, एक बात और, कल एक क्वेश्चन हमने करवाया था बाघ संरक्षण को लेकर, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि उसको SCERT ने पेज नंबर 161 या 165 में क्लास 8 वाले साइंस में 1972 ही लिखा था। इसी कारण हमने 1972 ही करवाया था, क्योंकि जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम थे 1972 में आए थे। 73 में ये क्या हुआ था? अप्लाई हो गया था, और इसी कारण से इस वर्ष बाघ संरक्षण हम लोग भारत सरकार जो है उसे ये सेलिब्रेट भी करना है। तो यहाँ 72 और 73 SCERT का पार्ट है, लेकिन लागू 73 में हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा असमंजस में नहीं रहना है। और एक मैसेज आया था 9/10 अस्थायी बंदोबस्त वाला और 10/11, तो SCERT 9/10 ही दिया है। उसने जमींदार वाला जो एक था ना, उसको कट करके डायरेक्ट वो दे दिया कि ब्रिटिश को कितना दिया जाता था, तो 9/10 वाला भाग। चलिए आगे 50 नंबर करते हैं। कौन सा तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं? मेटल और नॉन मेटल दोनों है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, प्लूटोनियम, एंटीमनी। धातु और अधातु के ये सभी, सिलिकॉन भी धातु और अधातु में, जर्मेनियम भी, प्लूटोनियम भी, एंटीमनी भी। ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। ई जो है ये सही आंसर है। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? लेड, सीसा, मरकरी, ग्रेफाइट, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ग्रेफाइट। क्या है ये? अधातु है। और उधर धातु में कौन? चांदी। इनमें से कौन सा अधातु होने के बावजूद भी अधातु है, नॉन मेटल है, जबकि धातु में चमक ज्यादा धातु में होना चाहिए था। अधातु होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा चमकता है सोना, चांदी, हीरा, कार्बन, तो सबसे ज्यादा चमकता है डायमंड, हीरा। कौन चमकता है? हीरा। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी, हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर। कॉपर के बर्तन में हरी रंग के परत जमना किसका मिश्रण है? कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड पोटेशियम, कॉपर हाइड्रोक्साइड आयरन ऑक्साइड। कॉपर के अभी तो इस तांबा से जो हरी कलर जो हमने बताया था, तो ये क्या होता है? वो जो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये हरी परत जो बनता है ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट है। कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट है। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए। वाह क्या क्वेश्चन है, 54 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्वारेजिया नाम सुना होगा कभी? सोने को चमकाने के लिए किसी जब दुकानदार के पास जब जाएंगे ऑर्नामेंट वाले में, तो आप कहेंगे कि थोड़ा सोना को साफ कर दो, तो वह किसका लिक्विड में डालता है? एक्वारेजिया के लिक्विड में डालता है। किसका लिक्विड में? एक्वारेजिया का। और ये एक्वारेजिया में होता क्या है? ये एक्वारेजिया में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्वारेजिया। और कभी कभी जो फ्रॉड टाइप के होते हैं सोना साफ करने वाले, वो आपके सोने को उड़ा भी देते हैं, यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में डालकर। इसका अनुपात क्या होता है? 2:1, 3:1, 4:1, 5:1। तो इसका सही आंसर होगा 3:1। एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का अनुपात कितना होता है? 3:1। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट ही नहीं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एकदम आप गांठ बांध लीजिए कि जो हम साइंस करवा रहे हैं ना 10th तक कंप्लीट कर लीजिए, तो आपका साइंस छूटेगा नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप कितना जाएगा इसमें? खूब गया तो आपका क्लास 8 में 180 क्वेश्चन गया है, तो मान के चलिए कि 500-600 क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए आगे। फ्यूज तार एक मिश्र धातु है जिसमें उपयोग किया जाता है टीन, लेड, तांबा, लोहा, तांबा, टीन, लोहा। तो फ्यूज का उपयोग हम कहाँ करते हैं? घरेलू उपयोग भी करते हैं और इसे बाह्य उपयोग भी करते हैं। तो फ्यूज का उपयोग होता है किसके लिए? शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए। शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए, कि ताकि विद्युत का प्रवाह जो वो सही रूप में हो, और अगर कोई दिक्कत हो तो उसमें रेसिस्टेंस आ जाए और वो फ्यूज जो है, फ्यूज का तार
टूट जाए, जिसके कारण से विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाए और जो शॉर्ट सर्किट है उससे बचने में सहयोगी हो जाए। तो फ्यूज के तार का जो मिश्र धातु है वह टीन और लेड का है, टीन और लेड का। चलिए आगे 56 नंबर देखिए। इनमें से कौन होमोग्लोबिन नामक प्रोटीन का घटक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, होमोग्लोबिन का घटक है। चलिए आगे इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। आ गया क्वेश्चन, इनमें से कौन होमोग्लोबिन नामक प्रोटीन, तो याद ध्यान रखिएगा होमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। तांबा, लोहा, सल्फर, सीसा, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, लोहा यानी आयरन। सुनते हैं ना कि उसके ब्लड में आयरन की कमी हो गया, तो यानी होमोग्लोबिन में जो प्रोटीन है लोहा का वह कमी हो गया, तो क्या हो गया, लोहा की कमी हो गया, तो उसको एक बीमारी हो जाता है एनीमिया। इसी एनीमिया के लोहे यानी आयरन की, ब्लड में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाएगी, एनीमिया। ठीक है, एनीमिया। उसको क्या हो जाएगा कि ब्लड सही से सर्कुलेट नहीं हो पाएगा और उसके शरीर में स्वेलिंग टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन को देखिए। इनमें से किस धातु के सहयोग से उर्वरक का निर्माण होता है? उर्वरक बताया था ना, ये केमिकल होता है, तो एक महत्वपूर्ण उर्वरक है एनपीके। यहां से भी क्वेश्चन पूछता है एनपीके। तो एनपीके में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस होता है, एक से अधिक हो जाएगा। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। निम्नलिखित में से सही तथ्यों को चुनें। 58 नंबर। पटाखों के निर्माण में सल्फर का उपयोग होता है। शरीर के कहीं कटने और छिलने पर आयोडीन जो है वो एंटीसेप्टिक का तरह कार्य करता है। ग्रेफाइट का उपयोग बैटरी और पेंसिल बनाने में किया जाता है। फास्फोरस का उपयोग माचिस के निर्माण में होता है। बिल्कुल, श्वेत फास्फोरस के बारे में हमने कल देखा भी था और लाल फास्फोरस के बारे में इसके पहले वाले सेट में। तो लाल फास्फोरस का माचिस निर्माण में होता है। ग्रेफाइट का उपयोग जो पेंसिल बनाते हैं, जो आप देखते हैं काले रंग का होता है, ये पेंसिल और बैटरी में ग्रेफाइट का उपयोग होता है। छिलने पर आयोडीन एंटीसेप्टिक का प्रयोग किया जाता है और पटाखों में सल्फर का भी उपयोग किया जाता है। और जब पटाखा को क्रैकर को जब आप ब्लास्ट करते हैं, छोड़ते हैं उसे, तो जो लाल कलर दिखाई देता है वह क्या है, स्ट्रांसियम है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्ट्रांसियम है। ठीक है, आगे चलिए। 59 नंबर। कोई भी लड़की अपने लंबाई का 3/4 हिस्सा किस उम्र में पूरा कर लेती है? 3/4 यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 75% से 80% वो अपनी लंबाई को पूरा कर लेती है। 10 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष, 22 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 10 वर्ष। कितने वर्ष? 10 वर्ष। ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन भी पूछ सकता है, क्योंकि आप शिक्षक रिलेटेड ये सब पॉइंट है जो आपके सीटेट वाले एग्जाम में भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। किसी लड़के या लड़की की लंबाई 100% यानी 100% किस उम्र में प्राप्त होता है? 15 वर्ष, 18 वर्ष, 22 वर्ष, 25 वर्ष, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। किसी भी लड़के या लड़की का जो 100% लंबाई जो गेन कर लेता है वह 18 वर्ष की उम्र तक गेन कर लेता है। ये मैक्सिमम ड्यूरेशन है। 75% 10 से 12 वर्ष तक, 10 वर्ष में लड़की गेन कर लेती है और 18 वर्ष तक लड़का और लड़की 100% गेन कर लेता है। विश्व में मुंह की कैंसर की राजधानी किस देश को कहते हैं? माउथ कैंसर। ध्यान रखिएगा, बहुत बायोलॉजी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विश्व में मुंह का कैंसर की राजधानी किस देश को कहते हैं? भारत, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। मुंह के कैंसर की राजधानी कहा जाता है भारत को। किसको कहा जाता है? भारत को। ये क्यों होता है? तंबाकू के ज़्यादा सेवन से, जो गुटखा वगैरह जो होते हैं, जो कसैली वगैरह लोग खाते रहते हैं, इसके कारण से होता है। भारत में मुंह का कैंसर और गले का कैंसर सर्वाधिक किस राज्य में होता है? मुंह का कैंसर और गले का कैंसर सर्वाधिक किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड नहीं, बिहार। कहाँ होता है? बिहार में होता है। नेक्स्ट चलिए, 63 नंबर। ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी का संबंध शरीर के किस भाग से होता है? अग्नाशय कार्य करना बंद कर देता है, अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। किडनी कार्य करना बंद हो जाता है, हड्डियों का अत्यंत कमजोर हो जाना, आंख से दिखाई नहीं देना। ऑस्टियोपोरोसिस में होता क्या है कि जहां से गिरे तो वहां से हड्डी टूट जाएगा। ये होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, सी इज राइट आंसर। किशोरावस्था की अवधि क्या होता है? नमस्कार, मैं गौरी, तुमची श्री गौरी सावंत। ये 11 वर्ष, 11 से 19 वर्ष यही पेंशन है। किशोरावस्था जो होता है वो 11 से 19 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। यानी इसी किशोरावस्था में लंबाई 100% लोग पा लेता है, प्राप्त कर लेता है। टेस्टोस्टेरोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन या तो है एक हार्मोन, लेकिन हार्मोन है तो किसका हार्मोन है? मेल का है कि फीमेल का? यही दो पे हम विचार करेंगे। तो ये मेल हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन। क्या है? मेल हार्मोन है। चलिए 66 नंबर। श्रव्य ध्वनि यानी सुनने वाली ध्वनि। 20 हर्ट्ज से नीचे ध्वनि को किसमें मापते हैं? डेसिबल में। किसमें मापते हैं? डेसिबल में। तो 20 हर्ट्ज से नीचे सुनने वाली ध्वनि, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर बी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज को हम लोग कहते हैं श्रव्य ध्वनि। 20 से नीचे, 20 हर्ट्ज से नीचे और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि हम लोग नहीं सुन सकते हैं। सुन रहे हैं ना? ठीक है, चलिए आगे। एरोसॉल के फुहारे में कौन सा गैस होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC बोलते हैं इसको, आर्गन, मीथेन, रेडॉन, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। एरोसॉल के फुहारे में क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। और कहाँ होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन? जो हम इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जो यूज करते हैं उसमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर। सूर्य के परावैंगनिक किरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन को तोड़कर क्या बना देता है? सूर्य का परावैंगनिक किरण अल्ट्रावायलेट रे यूवी क्लोरोफ्लोरोकार्बन को तोड़कर क्या बना देता है? कार्बन बना देता है, फ्लोरीन बना देता है, क्लोरीन बना देता है,
सल्फेट बना देता है। बताइए क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो अल्ट्रा वायलेट रे क्लोरोफ्लोरो को तोड़कर क्लोरीन बना देता है। क्या बना देता है? हो जाता है इस ओजोन परत के लिए काफी खतरनाक। आगे चलिए देखते हैं, ओजोन परत को नष्ट करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन होता है? क्लोरीन, कार्बन, फ्लोरीन, रेडॉन, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ओजोन परत को सर्वाधिक नष्ट जो करता है वह क्लोरीन करता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कार्बोऑक्सी होमोग्लोबिन बनाने में कौन सा गैस सहयोगी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, इनमें से कोई नहीं। कार्बोऑक्सी होमोग्लोबिन बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। किससे बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड से। ध्यान रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड से। मोनोऑक्साइड तेल शोधक कारखानों से कौन सा गैस बाहर निकलता है? सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑक्सीजन के ऑक्साइड, फ्लोरीन, ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो रिफाइनरी के कारखानों से ये बाहर निकलते हैं। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ सकता है, ये सब ईवीएस से रिलेटेड क्वेश्चन भी है। ये सब जो ईवीएस, जो आप मैसेज कुछ आया है कि ईवीएस करवाया जाए, तो ये सब पार्ट ईवीएस का ही पार्ट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? पर्यावरण में ऑक्सीजन की उपस्थिति, पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति, पर्यावरण में नाइट्रस की ऑक्साइड की उपस्थिति, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। केवल कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा इसमें। चलिए आगे देखिए 73 नंबर, 73 नंबर देखिए, सूर्य के परावैंगनिक किरण को इनमें से किस मंडल के द्वारा रोका जाता है? ओजोन परत, O3। किसके द्वारा? O3 के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, वन महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? ना ईवीएस का क्वेश्चन है सर। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। बी इज राइट आंसर, जुलाई में। जल का गलनांक बिंदु क्या है? जल के बारे में 2-3 चीज याद रखिए, जल का गलनांक बिंदु और जल का क्वथनांक बिंदु। तो जल का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस और जल का गलनांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। और इसका अनुभार कितना होता है? 18 होता है। कितना? 18। कौन सा रासायनिक प्रदूषण का कारण है? मरकरी, कैडमियम, लेड, कार्बन, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए, रासायनिक प्रदूषण में सब आएंगे, मरकरी, कैडमियम, लेड, ये सभी रासायनिक प्रदूषण के प्रभावी कारण होते हैं। अब इसी में मिनीमाता रोग जो होता है वो लेड से होता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये नहीं पसना है कि रासायनिक प्रदूषण में कैडमियम होगा, नहीं, सभी रासायनिक प्रदूषण में आएंगे। तंत्रिका तंत्र को कौन प्रभावित करता है? देखिए आया महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को कौन प्रभावित करता है? सीसा, कैडमियम, मरकरी, लेड, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सीसा। ये जो व्हीकल का धुआं जो रहता है ना, उसमें भी ये लेड निकलता है, जो हमारे नर्वस सिस्टम को क्या करता है? प्रभावित करता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 78 नंबर। आज का जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो पीछे वाले जो नहीं देख पाए होंगे पूरा, वो मिसिंग करेंगे बहुत ज्यादा क्वेश्चन को। क्योंकि देखिए, आप खुद कहिएगा, यूट्रोफिकेशन किसे कहते हैं? क्वेश्चन को जरा देखिए, कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यूट्रोफिकेशन, जल में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा को बढ़ना यूट्रोफिकेशन कहलाता है। जल में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा का बढ़ना यूट्रोफिकेशन कहलाता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस के बढ़ने से जल में शैवाल की वृद्धि शुरू हो जाती है। यहाँ 2 ही ऑप्शन हमने किया है, ये दोनों ऑप्शन जो है वो सही है, मिस हो गया नहीं, यहाँ पे हम लिख पाए, टाइप नहीं हो पाया। तो याद रखिएगा, यहाँ पे सीधे इसको ऑब्जेक्टिव वन लाइनर में ले लीजिए। यूट्रोफिकेशन क्या है? जल में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा को बढ़ने से शैवाल का वृद्धि होना यूट्रोफिकेशन कहलाता है। वायु के प्रमुख प्रदूषक कौन है? कार्बन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सभी। और लास्ट क्वेश्चन, जल के प्रदूषण का कारण जल में किसकी मात्रा की कमी से होता है? जल के प्रदूषण के कारण जल में किसकी मात्रा कम जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन का। अब सुनिए, जो पीडीएफ के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट अगर हो रहा है